हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा था कैपिटल स्ट्रक्चर और इस चैप्टर में ये 5 थ्योरीज हमें डिस्कस करनी थी, जिसमें से हमने डेविड ड्यूरेंट की दोनों थ्योरीज डिस्कस कर ली थी और इजरा सोलोमन की ट्रेडिशनल थ्योरी भी हमने डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में हम मोदी गिलानी मिलर मॉडल, ट्रेड ऑफ थ्योरी और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, इसके साथ अदर स्मॉल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। हमें टोटल 51 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिस्कस करने थे, जिसमें से ऑलरेडी हम 25 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का सेकंड और लास्ट पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच दी किसने थी? दो लोगों ने दी थी। पहले इंसान का नाम था मोदी गिलानी एंड सेकंड मिलर। इन्होंने कब दी थी? इन्होंने दो थ्योरीज दी थी, एक विदाउट टैक्स दी थी और एक विद टैक्स दी थी। विदाउट टैक्स वाली इन्होंने दी थी 1958 में, जो कि इररिलेवेंट अप्रोच थी, और 1963 में इन्होंने विद टैक्स दी, रिलेवेंट अप्रोच। वैसे एमएम मॉडल जो मेनली फेमस है वो इररिलेवेंट मॉडल फेमस है। हमने डिविडेंड डिसीजन में भी एमएम मॉडल डिस्कस किया था, वहाँ पर भी हमने इररिलेवेंट मॉडल को डिस्कस किया था। तो आपको पता है कि इररिलेवेंट मॉडल में क्या होता है कि डेब्ट को काम में लेने या नहीं लेने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फर्म की वैल्यू पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि रिलेवेंट मॉडल में डेब्ट को काम में लेने से केओ और ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म पर फ़र्क पड़ता है। तो हम बात करते हैं, मेनली हम जो अजम्पशंस पढ़ रहे हैं वो इररिलेवेंट मॉडल की पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर भी डिविडेंड डिसीजन में भी हमने पढ़ा था कि एमएम मॉडल बेस्ड है आर्बिट्रेज पर। आर्बिट्रेज का मतलब मैंने बताया था कि जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, जिस कंपनी में फ़ायदा नहीं हो रहा होता है वहाँ से अपने पैसे वापस ले लेता है। वहाँ से पैसे वापस लेने का मतलब उसकी सिक्योरिटीज़ वगैरह वो बेच देगा और पैसे को वहाँ लगाएगा जहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो इसे आर्बिट्रेज कहा जाता है कि जहाँ से हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है वहाँ से हम हमारा पैसा निकाल लेंगे, सिक्योरिटीज बेच देंगे और उन कंपनियों में पैसा लगाएंगे, उन कंपनीज की सिक्योरिटीज खरीदेंगे जहाँ पर हमारा बेनिफिट हो रहा है। तो ये आर्बिट्रेज होता है। देखो अजम्पशंस इन्होंने क्या क्या माना। इन्होंने माना कि कंपनीज को क्लासीफाई किया जा सकता है होमोजीनियस रिस्क क्लास में। हम ये कह सकते हैं एक कंपनी की रिस्क उतनी होती है जितनी कि उस इंडस्ट्री की रिस्क होती है। कैपिटल मार्केट परफेक्ट होते हैं और परफेक्ट मार्केट में आपको पता है बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर, सभी को नॉलेज होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं होती है। डिविडेंड पे आउट रेशियो इन्होंने 100% माना कि जो भी ईपीएस होती है उतना डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, रिटेंशन रेशियो 0 माना। और इन्होंने माना जो कॉरपोरेट लीवरेज है वो सेट ऑफ हो जाता है पर्सनल लीवरेज से। पर्सनल लीवरेज का मतलब इन्वेस्टर लोन ले रहा है और कॉरपोरेट लीवरेज का मतलब कंपनी लोन ले रही है। तो इन्होंने ये माना, देखो ये इररिलेवेंट अप्रोच है तो हमें पता है कि केओ तो कांस्टेंट ही रहेगा और जो केडी है वो कम होती है केई से, लेकिन एक लेवल के बाद में केई बढ़ेगी। कहने का मतलब जो इररिलेवेंट अप्रोच है वो सिमिलर हो जाएगी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के। तो इन्होंने माना कि जो पर्सनल लीवरेज होता है वो सेट ऑफ कर देता है कॉरपोरेट लीवरेज को, और जो इन्वेस्टर होता है वो रिस्क फ्री रेट पर अनलिमिटेड मनी बोरो कर सकता है। कंपनी नहीं कर सकती, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो अनलिमिटेड मनी बोरो कर सकता है। सबसे मेन बात आपको क्या याद रखनी है? आर्बिट्रेज वर्ड याद रखना है। जब भी आर्बिट्रेज वर्ड काम में आ जाए तो एमएम मॉडल हमारा आंसर आएगा, चाहे डिविडेंड डिसीजन की बात हो, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हो। और मेनली हमें इररिलेवेंट अप्रोच के बारे में पढ़ना है। कैलकुलेशन हम देखते हैं कैसे करते हैं। यदि हमें अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालनी है, मतलब ऐसी फर्म जिन्होंने डेब्ट काम में नहीं लिया हुआ है, तो ईबीआईटी में से हम टैक्स माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय के ही कर देंगे। और वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म यदि हमें निकालना है तो हम जो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू है उसके अंदर डेब्ट और जोड़ देंगे, डेब्ट्स में से टैक्स माइनस करके। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर टू फर्म्स, firm O and firm C. Both the firm are exactly identical except that firm O does not
uses any debt in its financing while firm C has 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 4 लाख। दो फर्म है हमारे पास, फर्म O और फर्म C। दोनों ही फर्म आइडेंटिकल है रिस्क वगैरह के अकॉर्डिंग, लेकिन फर्म O के पास कुछ भी डेप्ट नहीं है और फर्म C के पास 10% डिबेंचर है 4 लाख रुपए के। बोथ द फर्म्स हैव EBIT ऑफ रुपीज़ 3,20,000 and after tax capitalization rate is 16%, corporate tax rate is 50%, calculate the value of firm। तो पहले हम अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालते हैं। अनलीवर्ड में डिबेंचर तो है नहीं, तो जो हमारा EBIT है, EBIT हमें दे रखा है 3,20,000, इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स है हमारा 50%, तो 3,20,000 का 50% हमारा हो जाएगा 1,60,000 और इसको हम डिवाइड कर देंगे KE से। हमें ये जो रेट दी गई है आफ्टर टैक्स कैपिटलाइजेशन रेट, इसे हम KE मानकर चलेंगे। तो ये करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इससे हमारा आंसर आ गया है 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख हमारी वैल्यू आ गई है अनलीवर्ड फर्म की। अब यदि हम लीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये 10 लाख रुपए तो काम में आएंगे ही आएंगे और इसमें हम डिबेंचर और जोड़ देंगे। डिबेंचर 4 लाख रुपए के हैं, लेकिन इसमें से हमें टैक्स माइनस करना है तो 2 लाख हम लेस कर देंगे। तो कहने का मतलब लीवर्ड फर्म की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12 लाख। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं, फिर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे इसलिए मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चंस हम देखते हैं। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच इजे। तो देखो इस टाइप के इजी क्वेश्चन भी आते हैं कि मोदी गिलानी मिलर अप्रोच क्या है, वर्किंग कैपिटल थ्योरी है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है, डेप्रिसिएशन थ्योरी है या बैलेंसिंग थ्योरी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा B, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। यदि ऑप्शन में डिविडेंड डिसीजन थ्योरी भी दिया होता तो कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड डिसीजन दोनों ही हमारा आंसर होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन MM मॉडल इररिलेवेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन। तो MM की जो दो अप्रोच है उसमें जो इररिलेवेंस अप्रोच है वो किस पर बेस्ड है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट पर, आर्बिट्रेज प्रोसेस पर, डिक्रीजिंग KO पर, डिक्रीजिंग KD पर। तो बिल्कुल आसान से है, जहाँ पर भी आर्बिट्रेज आ जाए आंसर हमारा MM आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ MM अप्रोच। बताना है कौन सी एजम्पशन नहीं है। होमोजीनियस रिस्क क्लास, नो टैक्सेज, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, 100% रिटेंशन। तो D हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। MM मॉडल में ये माना जाता है कि 100% पे आउट रेशियो है, मतलब रिटेंशन रेशियो 0 है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, पिक द वन विच इज नॉट एन एजम्पशन। इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि MM मॉडल की कौन सी एजम्पशन नहीं है। मार्केट इज इम्परफेक्ट, देयर एग्जिस्ट नो कॉर्पोरेट टैक्स, मनी कैन बी बोरोड एट रिस्क फ्री रेट्स, नो फ्लोटेशन कॉस्ट एग्जिस्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा A, क्योंकि इन्होंने माना था कि मार्केट तो परफेक्ट होता है और ये आपको पता है जब परफेक्ट मार्केट होता है तो फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, आर्बिट्रेज कीप्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट डिस्पाइट द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये बोल रहे हैं कि आर्बिट्रेज के कारण जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहती है चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज आए। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। इट एंश्योर कंपनसेटिंग इनवर्स चेंज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल विद ए चेंज इन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि KD के कारण जो हमें बेनिफिट होता है उतना ही KE में इंक्रीज हो जाता है, तो वो कंपनसेट हो जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, MM हाइपोथेसिस फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन विच कोड ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस। तो हमें बताना है इन चार में से कौन कौन सी एजम्पशन MM मॉडल की है। कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, बिल्कुल सही है। फर्म्स बिलोंग टू इक्वल रिस्क क्लास, बिल्कुल सही है। देर इज 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, बिल्कुल करेक्ट है। देर इज नॉमिनल कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ये गलत है क्योंकि इन्होंने माना था टैक्स रेट होता ही नहीं है, न कि इन्होंने ये माना था कि कम टैक्स होता है। तो ABC हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो, हमने डेविड ड्यूरेंट की दोनों अप्रोचेज पढ़ी, इजरा सोलोमन की पढ़ी और MM मॉडल की भी हमने दोनों अप्रोच देखी। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड ऑफ थ्योरी और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। दोनों बिल्कुल आसान से शॉर्ट
शॉर्ट कॉन्सेप्ट हैं, तो इनको हम देखते हैं। देखो, ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? ट्रेड ऑफ का मतलब होता है बैलेंस बनाना किसी चीज़ के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम सेटअप करना। तो ट्रेड ऑफ थ्योरी बिल्कुल आसान सी है। इन्होंने क्या बोला कि जब आप डेप्ट काम में लेते हो तो एक तो आती है कॉस्ट और एक होता है डेप्ट को काम में लेने का फ़ायदा। फिर से बोलता हूँ, इन्होंने बोला कि जब आप डेप्ट काम में लेते हो तो डेप्ट को काम में लेने से एक तो आएगी आपकी कॉस्ट और एक आऊगा आपको बेनिफिट। कॉस्ट क्या आएगी? बैंकरप्सी कॉस्ट आएगी। बैंकरप्सी कॉस्ट का मतलब रिस्क है, सॉल्वेंसी रिस्क है। ज़्यादा डेप्ट काम में लोगे तो सॉल्वेंसी अफेक्ट हो सकती है कि प्रॉफिट हो या नहीं हो, पैसा तो आपको लौटाना ही पड़ेगा। और बेनिफिट क्या होता है? हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, जैसे कि आपको पता है। तो इस अप्रोच में इन्होंने ये बोला कि आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेने के चक्कर में कॉस्ट को इंक्रीज करते जाओगे, तो आपको एक बैलेंस एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो ये एक तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच के जैसे हो गई। रिलेवेंसी अप्रोच है और ये बताती है कि डेप्ट को आपको सोच समझ कर काम में लेना चाहिए, न तो बहुत ज़्यादा और न बहुत ज़्यादा कम। तो ऐसी हमारी आसान सी ट्रेड ऑफ थ्योरी कहती है। नेक्स्ट है हमारी पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। देखो, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या कहती है? देखो, आप इस तरीके से मान लीजिए, ये थ्योरी ये कहती है कि यदि कंपनी को नए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले तो आपको एग्जिस्टिंग रिजर्व एंड सरप्लस काम में लेने चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको कहीं और जाना भी नहीं है और उसकी कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी नहीं आएगी, केवल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। और यदि आप रिजर्व एंड सरप्लस काम में नहीं लोगे तो आइडल भी पड़े रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इंटरनल फाइनेंसिंग काम में लेना है। अब आपको लगता है कि और पैसों की ज़रूरत है तो आपको डिबेंचर इशू कर देने हैं। इक्विटी वाले पर सबसे लास्ट में हाथ लगाना है। तो इन्होंने ये नहीं बोला कि डिबेंचर काम में लेने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इन्होंने बोला इक्विटी सबसे बाद में काम में लो, सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस, और वो नहीं रहे तो आप डेप्ट काम में लो। देखो, इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला पहला रूल तो ये है कि आप इंटरनल फाइनेंसिंग काम में लो, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद में डेप्ट इशू करो और इक्विटी सबसे लास्ट में। इन्होंने बोला कोई भी डेप्ट इक्विटी रेशियो टारगेट नहीं होता है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा डेप्ट इक्विटी रेशियो बढ़िया रहेगा। जितना डेप्ट काम में ले सकते हो आफ्टर द रिजर्व एंड सरप्लस उतना ले लो। तो देखो, कंक्लूजन क्या निकलता है? जो प्रॉफिटेबल फर्म्स होती है उन्हें डेप्ट कम काम में लेना पड़ता है। देखो, ऐसा क्यों? जो प्रॉफिटेबल फर्म्स होगी उनके पास तो बहुत सारा रिजर्व एंड सरप्लस होगा, तो वो तो रिजर्व एंड सरप्लस ही काम में ले लेगी, उन्हें डेप्ट काम में नहीं लेना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि जो कंपनीज है वो फाइनेंशियल स्लैक को काम में लेना पसंद करती है। तो आप लोग फाइनेंशियल स्लैक का नाम और इसका मीनिंग ज़रूर ध्यान रखना। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नोट्स में नहीं होते हैं लेकिन टीचर क्लास में बताता है। फाइनेंशियल स्लैक का मतलब है आपके पास जो आइडल पैसा पड़ा हुआ है वो, प्लस जो आप नया डेप्ट एक्वायर कर सकते हो वो। फिर से बोलता हूँ, फाइनेंशियल स्लैक का मतलब होता है जो आपके पास ऑलरेडी आइडियल मनी पड़ा हुआ है वो, और जो नया डेप्ट आप एक्वायर कर सकते हो वो। तो फाइनेंशियल स्लैक ये कहता है कि जब आपकी पोजीशन बढ़िया नहीं चल रही है तो आप फाइनेंशियल स्लैक को काम में लो अपनी पोजीशन को बढ़िया बनाने के लिए। और जैसे कि आपको पता है ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी भी यही कह रही है कि पहले तो आप अपना आइडल मनी काम में ले लो, रिजर्व एंड सरप्लस, और वो भी नहीं है आपके पास में तो नया डेप्ट इशू करो। तो देखो, इन्होंने ये माना कि जो इक्विटी है उसकी तो रिस्क सबसे ज़्यादा होती है तो उसको आपको सबसे बाद में काम में लेना है, और जो रिटेन्ड अर्निंग है उसकी रिस्क मिनिमम होती है तो उसको सबसे पहले काम में लेना है। अब आप बोलोगे कि सर एक कन्फ्यूजन है, आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में बताया था कि डेप्ट की जो हमारी कॉस्ट है और रिस्क है वो मिनिमम होती है, रिटेन्ड अर्निंग की ज़्यादा होती है और इक्विटी वाले की सबसे ज़्यादा होती है, या ये कह सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी वालों की इक्वल होती है। ये बिल्कुल सही बात है जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा था, लेकिन पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में ये मानकर चल रहे हैं कि रिटेन्ड अर्निंग की सबसे कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग का हमारे क्वेश्चन है। तो पहले क्या करना चाहिए हमें, जो लेफ्ट में उसकी फटाफट हमें रीडिंग लगा लेनी है एग्जाम में। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम, मोदी गिलानी मिलर, प्रोपोजिशन वन। प्रोपोजिशन वन का मतलब है ये विदाउट
टैक्स की बात कर रहा है, विदाउट टैक्स की बात कर रहा है, तो इररिलेवेंट अप्रोच की बात कर रहा है। और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, अब हम देखते जाते हैं किसमें क्या आएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो इसके अंदर हमारा आंसर क्या आएगा, 1 वाले के अंदर, इसके अंदर आंसर हमारा बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आंसर आ सकता है। सेकंड हम देखते हैं डिक्लाइनिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसके अंदर हमारा केवल ए ही आएगा, तो ए के अंदर हमारा 2 आ जाएगा। आपको पता है नेट इनकम अप्रोच में क्या होता है, जितना ज़्यादा डेप्ट हम काम में लेते हैं WACC कम होती जाती है। 3 में बोल रहे हैं फर्म्स प्रीफर टू रिलाई ऑन इंटरनल एक्रूअल फॉलोड बाय डेप्ट फाइनेंस एंड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। ये बोल रहे हैं फर्म पहले इंटरनल एक्रूअल को काम में लेगी, फिर डेप्ट और उसके बाद एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को। तो ये पैकिंग ऑर्डर में आ जाएगा, इसके अंदर हमारा 4 आ जाएगा। 4 में बोल रहे हैं, इसके अंदर हमारा 3 आ जाएगा। 4 में बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन द अर्निंग एंड रिस्क ऑफ इट्स असेट्स रेदर देन द वे द असेट हैव बीन फाइनेंस्ड। तो देखो स्टूडेंट इसके अंदर आएगा हमारा मोदी गिलानी मिलर, तो सी के अंदर हमारा 4 आ जाएगा और बी के अंदर हमारा 1 आ जाएगा। सी के अंदर हमने 4 क्यों किया है, देखो मोदी गिलानी मिलर ये मानते हैं कि जो फर्म की वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है आपकी अर्निंग पर और आपकी रिस्क पर डिपेंड करता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पैसा कहाँ से कलेक्ट किया है। तो 2143 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेड ऑफ थ्योरी, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पहले में बोल रहे हैं हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी जनरली यूज लिटिल डेप्ट, तो इसके अंदर हमारा सी आ जाएगा, सी के अंदर 1 आ जाएगा। जो प्रॉफिटेबल कंपनी है वो डेप्ट को कम काम में लेगी क्योंकि उनके पास रिजर्व एंड सरप्लस का भंडार होगा। सेकंड में बोल रहे हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर केवल ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर ही होता है। ए के अंदर हमारा 2 आ जाएगा। सी के अंदर ये बोल रहे हैं ऑप्टिमम डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ प्रॉफिटेबल फर्म दैट हैज स्टेबल टेंजिबल एसेट वुड बी हायर देन ऑप्टिमम डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ अनप्रॉफिटेबल फर्म, तो इसके अंदर हमारा बी आ जाएगा, बी के अंदर हमारा 3 आ जाएगा। देखो बी वाले के अंदर 3 हमने क्यों किया, देखो ट्रेड ऑफ थ्योरी यही कहती थी कि हमें रिस्क में मतलब रिस्क का मतलब बैंक्रप्सी कॉस्ट और सेकंड बात जो हमारा टैक्स शील्ड का बेनिफिट मिल रहा है, दोनों में हमें बैलेंस स्थापित करना होता है। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसी फर्म जो प्रॉफिटेबल होती है, स्टेबल होती है, तो कहने का मतलब वहाँ पर रिस्क कम है, वहाँ पर रिस्क कम है तो वो डेप्ट इक्विटी रेशियो ज़्यादा रख सकते हैं, ज़्यादा डेप्ट कम में ले सकते हैं। और जो फर्म स्टेबल नहीं है वहाँ पर पहले से ही रिस्क ज़्यादा है तो वो डेप्ट इक्विटी रेशियो कम रखेंगे। तो 231 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखो स्टूडेंट दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं हमारे। पहले हम देखते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान से है, बस ये याद रखना है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है डेप्ट को काम में लेना। स्टूडेंट आपको पता है, मान लीजिए कि बाजार से आपको लोन मिल रहा है, 8% इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रहा है और आप बिजनेस में लगाकर पैसा कमा सकते हो 20%। इस 20% का मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि काफ़ी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं। इस 20% का मतलब है बिजनेस में हमने जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस पर हम 20% की रेट से प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, बाज़ार से पैसा लोन लेकर बिजनेस में लगाने में फ़ायदा है या नहीं है? आप मुझे इतनी सी बात बता दीजिए। बिल्कुल फ़ायदा होगा। 8% पर पैसा लोन पर लेंगे और 8% जब हम उनको इंटरेस्ट पे कर देंगे तब भी 12% हमारे पास बचेगा। तो अल्टीमेटली इससे फ़ायदा किसको होता है? इससे फ़ायदा होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा ज़्यादा काम में मत लो, आप बाज़ार से लोन वाला पैसा काम में लो। अंबानी वगैरह यही तो करते हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा है, फिर भी वो बैंक वगैरह से लोन लेते हैं। वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करते हैं। बाज़ार से पैसा लो, कम इंटरेस्ट रेट पर आपको मिलेगा, बिजनेस में लगाओ, हाई प्रॉफिट होगा और कहने का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को फ़ायदा होगा। तो जब भी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हो या कहा जाए कि फर्म ए
ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर चलती है और फर्म बी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर नहीं चलती है। इसका मतलब है फर्म ए डेप्ट को काम में ले रही है और फर्म बी डेप्ट को काम में नहीं ले रही है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, इसे ही हम फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज भी कहते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे हमारा लीवरेज वाला, वहाँ पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अब ये ध्यान रखना, ये वाला काम तभी कर सकते हैं जब केडी कम हो आरओआई से। यदि केडी ज़्यादा चला जाए आरओआई से तब हम नहीं कर सकते। आरओआई की जगह हम केओ भी यहाँ पर काम में ले सकते हैं, केडी कम होना चाहिए केओ से। तो कहने का मतलब बात यही है कि आप मार्केट से लोन लो कम इंटरेस्ट रेट पर, बिजनेस में आप लगा दो और फिर क्या होगा, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा है ही, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का हमारा, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है, डायरेक्टली आप एग्जाम्पल देखिए फिर हम थ्योरी पर वापस आते हैं। ओनली कॉमर्स लिमिटेड हैव इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दी गई है 10 लाख रुपए की, फेस वैल्यू है 10। कहने का मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर्स है हमारे पास, 10 रुपये का एक शेयर है। 10% डिबेंचर दिए गए हैं 5 लाख रुपए के और 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 8 लाख रुपए की। कॉर्पोरेट टैक्स रेट दी गई है 40%। कंपनी को भी 7 लाख रुपए की और ज़रूरत है। देखो ऑलरेडी कंपनी के पास कितना रुपए है, 10 लाख ये है और 5 लाख ये है 15 लाख और 8 लाख ये है 23 लाख। 23 लाख कंपनी के पास ऑलरेडी है और कंपनी बोल रही है कि भैया हमें 7 लाख रुपए और चाहिए। और 7 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, या तो आप नए इक्विटी शेयर इशू कर दो 10 रुपये का एक शेयर, मतलब 70,000 इक्विटी शेयर और इशू कर दो, या फिर आप 10% डिबेंचर इशू कर दो 10 रुपये का एक डिबेंचर। अब क्वेश्चन अपन से ये जानना चाहता है कि आप एक ऐसी EBIT निकालो, आप एक ऐसी EBIT निकालो जिसमें हम चाहे इक्विटी शेयर इशू करो चाहे हम डिबेंचर इशू करें, EPS हमारा इक्वल आना चाहिए, ऐसी EBIT अपन को निकालना है। तो बिल्कुल आसान है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऐसी EBIT कैलकुलेट करनी है जिसमें दोनों ही ऑप्शन में EPS हमारा इक्वल आए। दोनों ही ऑप्शन मतलब नए इक्विटी शेयर इशू किए जाएं या नए डिबेंचर इशू किए जाएं। तो बिल्कुल आसान है। EPS निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, EPS निकालने का फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखो नाम से लग रहा है, फॉर्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, और इक्विटी शेयर के लिए निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और अर्निंग पर शेयर है तो ऊपर अपनी अर्निंग आ जाएगी। और अर्निंग केवल कौन सी आएगी, जो इक्विटी वालों के लिए अवेलेबल है। और इक्विटी वालों के लिए अवेलेबल अर्निंग कौन सी होती है, EBIT में से इंटरेस्ट भी घटा दो, टैक्स भी घटा दो और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी माइनस कर दो। तो हम मान लेते हैं कि हमारी EBIT आएगी X। दोनों ही सिचुएशन में हम निकालेंगे, X में से हमें इंटरेस्ट माइनस कर देना है। तो पहली सिचुएशन हम मानकर चल रहे हैं कि हमने इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, ये हमारी पहली सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन है डिबेंचर इशू करना। तो पहली सिचुएशन के हिसाब से देखना, X हमने किसको माना है, EBIT को माना है, और EPS हम कैलकुलेट कर रहे हैं। X में से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। ऑलरेडी डिबेंचर कितने रुपए के हमारे पास, 5 लाख, कितने परसेंट है, 10%। तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 50,000। इसमें से हमें टैक्स माइनस करना है, तो या तो माइनस टैक्स कर दो या डायरेक्टली हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 - T से, तो टैक्स हमारा डायरेक्टली माइनस हो जाएगा। अब हम प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करेंगे। प्रेफरेंस शेयर देखो हमें कितने दिए गए हैं, 8% प्रेफरेंस शेयर है 8 लाख रुपए के, मतलब 64,000 रुपये हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे। इक्विटी शेयर ऑलरेडी कितने थे, 1 लाख इक्विटी शेयर थे, और सिचुएशन 1 की बात कर रहे हैं तो नए इक्विटी शेयर भी तो आएंगे, कितने आएंगे, 70,000। तो डिवाइड कर देंगे हम 1,70,000 से, और इक्वल टू दूसरी वाली सिचुएशन की बात करें तो EBIT को हमने X माना, माइनस जो हमें इंटरेस्ट माइनस करना है, तो इंटरेस्ट देखो 50,000 तो हमारा आएगा ही आएगा। और नई वाली सिचुएशन में हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो 7 लाख रुपए की डिबेंचर 10% के हिसाब से 70,000, नया इंटरेस्ट 50,000 पुराना, तो 1,20,000 हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। और इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे
तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - T से, और प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा हो जाएगा वही 64,000 रुपये, और इसको भी हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम केवल 1 लाख से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने डिबेंचर इशू किया है, न कि इक्विटी शेयर। और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,26,667 रुपये। इस इक्वेशन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि EBIT हमारी 3,26,667 रुपये रहती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डिबेंचर इशू करो या इक्विटी शेयर इशू करो। क्वेश्चन आगे हमसे जानना चाहता है सेकंड में, इफ़ एक्सपेक्टेड EBIT इज़ ₹4 लाख, यदि 7 लाख रुपए कलेक्ट करने के बाद में नई वाली EBIT यदि 4 लाख रुपए रहने की उम्मीद है तो डिबेंचर इशू करने चाहिए या इक्विटी शेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि एक्चुअल EBIT ज़्यादा हो, यदि एक्चुअल EBIT ज़्यादा हो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से, तो हमें डेप्ट को काम में लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम एक बार थ्योरी देख लेते हैं। देखो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, ऐसी EBIT जिसमें कि EPS सेम आएगा, चाहे हम डेप्ट इशू करो चाहे हम इक्विटी इशू करो। यदि एक्चुअल EBIT ज़्यादा आती है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से तो हमें डेप्ट काम में लेना चाहिए, और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैटर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बचे हुए MCQs देखने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइंस व्हेन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज। ये बोल रहा है कि जब फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज हो रहा है तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है मतलब KO वो डिक्रीज होती जाएगी। ऐसा किस में होगा, ऐसा तो केवल एक ही अप्रोच में होता है, नेट इनकम अप्रोच में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, कहने का मतलब KO एंड द KD रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल द डिग्री ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज। ये बोल रहे हैं ये दोनों सेम रहती है, तो चेंज क्या होता है, चेंज होता है हमारा KE। कहने का मतलब जैसे जैसे हम डेप्थ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा KE बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं KO कांस्टेंट रहता है, तो इररिलेवेंट अप्रोच की बात कर रहे हैं। और इररिलेवेंट अप्रोच तो हमने दो ही पढ़ी है, एक तो मोदी गिलानी मिलर वाला फेज 1 हमने पढ़ा है, और एक नेट ऑपरेटिंग इनकम हमने पढ़ा है। तो ये बोल रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, ये दोनों तो हो ही नहीं सकती। नेट ऑपरेटिंग इनकम और मोदी गिलानी मिलर, ज़्यादा करेक्ट कौन सा आएगा, ज़्यादा करेक्ट आएगा हमारा C, क्योंकि मोदी गिलानी मिलर में तो हमने रिलेवेंट भी पढ़ा था। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्म्स मार्केट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब फर्म की मार्केट वैल्यू अफेक्ट नहीं हो रही है, तो इररिलेवेंट अप्रोच की बात कर रहा है, और इररिलेवेंट अप्रोच केवल दो ही है, मोदी गिलानी मिलर फेज 1 और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो ये बोल रहे हैं मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच हो नहीं सकता, ट्रेडिशनल व्यू हो नहीं सकता, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता। यहाँ पर आंसर हम मोदी गिलानी मिलर कर देंगे। यदि नेट ऑपरेटिंग इनकम भी ऑप्शन में होता तो उसको हम करेक्ट टिक करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जुडिशियस यूज ऑफ लिवरेज इज सजेस्टेड बाय। लिवरेज का रीजनेबल यूज के बारे में किसने बताया था, लिवरेज का मतलब डेप्ट होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। नेट इनकम अप्रोच नहीं आएगा, वो तो बोल रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा काम में ले। नेट ऑपरेटिंग इनकम बोल रही थी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना काम में लेते हो। ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कहते थे एक लेवल तक ही आपको काम में लेना चाहिए, इसी अप्रोच को इसलिए हम इंटरमीडिएट अप्रोच भी कह रहे थे। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है, दैट देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स इज एज्यूम्ड। कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होते हैं, ये हमने कौन सी अप्रोच में माना था, नेट इनकम अप्रोच में, NOI अप्रोच में, ट्रेडिशनल अप्रोच में, या सभी में? सभी में हमने यही माना था। इस पूरे चैप्टर में हमने माना कि टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि हमने MM मॉडल पढ़ा था फेज 2 वाला, वहाँ पर हमने टैक्स माना था, फिर भी एक तरीके से पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता, और वैसे भी इसने MM मॉडल ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्सनल लिवरेज कैन रिप्लेस कॉर्पोरेट लिवरेज इज एज्यूम्ड बाय। पर्सनल लिवरेज है वो रिप्लेस कर देता है कॉर्पोरेट लिवरेज को। ये हमने किसमें पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था MM मॉडल में। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूज दैट वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म इज हायर देन दैट ऑफ अनलीवर्ड फर्म। ये बोल रहे हैं कि वो कौन सा अप्रोच है, ये कहता है कि लीवर्ड फर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी अनलीवर्ड से। कहने का मतलब डेप्ट को काम में लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है डेप्ट को काम में नहीं लेने से। तो सीधी सी बात है, आंसर हमारा नेट इनकम अप्रोच आ जाएगा।
लेकिन इसने आंसर में देखो नेट इनकम अप्रोच दिया था जो कि हमारा करेक्ट है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आएगा नहीं, वो इररिलेवेंट था। और एमएम मॉडल जो टैक्स वाला था वो भी तो ये कहता था रिलेवेंट वाला कि ज़्यादा आप डेप्ट कम में लोगे तो वैल्यू ज़्यादा होगी और कॉस्ट कम आएगी, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम कॉन्स्टेंट के डी एंड के ई। अब के डी एंड के ई को कॉन्स्टेंट मान रहे हो तो कहने का मतलब के ओ हमारा कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। के ओ कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा तो ये रिलेवेंट अप्रोच की बात कर रहा है, और रिलेवेंट अप्रोच हमारी किस में होती है, या तो नेट इनकम अप्रोच में होती है या ट्रेडिशनल अप्रोच में होती है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच तो हो नहीं सकता। और ये बोल रहा था कि कांस्टेंट हम मानकर चल रहे हैं। आपको पता है ट्रेडिशनल वाले में तो कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता था, तो कहने का मतलब आंसर हमारा नेट इनकम अप्रोच आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू हमें बताना है। अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम, तो गलत बात है। वहाँ पर तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर निकल रहा था, और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो WACC होती है वो पहले हमारी कम होती है फिर बढ़ती है। जहाँ पर मिनिमम होती है वहाँ पर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि WACC सेम रहे। अंडर NIE अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम, ये भी गलत है क्योंकि नेट इनकम अप्रोच तो हमारी रिलेवेंट होती है, जितना ज़्यादा डेप्ट के हो उतनी कम। अंडर NOI अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम, ये हमारा करेक्ट है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनको मैच करना है। MM मॉडल अप्रोच, NOI शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फैक्टोरिंग, कॉमर्शियल पेपर, तो कॉमर्शियल पेपर के अंदर सी आ जाएगा, तो सी के अंदर हमारा 1 आ जाएगा। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं वो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। आपको पता है 2 प्रकार की मार्केट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में ऐसी सिक्योरिटीज सेल एंड बाय की जाती है जिनका वैलिडिटी पीरियड 1 साल या कम होता है, और कैपिटल मार्केट में ऐसी सिक्योरिटी का सेलिंग एंड बाय होता है जिनका वैलिडिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसके अंदर फैक्टोरिंग आ जाएगा, तो डी के अंदर हमारा 2 आ जाएगा। फैक्टोरिंग के अंदर क्या होता है, देखो फैक्टोरिंग के अंदर ये होता है, मान लीजिए कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर डेटर है 10 लाख रुपए के, तो फैक्टोरिंग के अंदर क्या होता है कि हम हमारे डेटर को गिरवी रख देते हैं। मतलब हम हमारे बैंक के पास जाते हैं और बैंक को बोलते हैं कि हम हमारे डेटर को गिरवी रख रहे हैं, आप हमें लोन दे दो। बैंक ने हमको लोन दे दिया 8 लाख रुपए का। अब बैंक क्या करेगा, इन डेटर से पैसा कलेक्ट करता रहेगा। ये एक तरीके से फैक्टोरिंग होता है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में डिटेल में हम पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर और आर्बिट्रेज, तो देखो आर्बिट्रेज तो किस में आएगा, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच में ही आएगा, और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो 4312 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म। अच्छा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है यदि किसी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर हमें एनालाइज करना है तो इनमें से कौन सी अप्रोच हमें काम में लेनी चाहिए, रेशियो, कैश फ्लो, कॉम्पेरेटिव, लिवरेज। आंसर आएगा हमारा कॉम्पेरेटिव एनालिसिस। देखो आंसर ऐसा क्यों आएगा, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एक तरीके से डेप्ट इक्विटी रेशियो ही तो है। इक्विटी के अंदर हमने लिया इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। इक्विटी का यहाँ पर मतलब नेटवर्थ होता है। आप बोलोगे कॉम्पेरेटिव एनालिसिस क्यों आएगा, देखो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कॉम्पेरेटिव एनालिसिस, एक तो होता है हमारा कॉम्पेरेटिव एनालिसिस, और सेकंड हमारा होता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है, हम हमारी ही कंपनी के प्रीवियस ईयर डेटा से कंपैरिजन करते हैं, और कॉम्पेरेटिव में क्या होता है, हम इंडस्ट्री से या फिर अदर फर्म से कंपैरिजन करते हैं। ट्रेंड में हम हमारी ही फर्म के प्रीवियस ईयर डेटा से कंपैरिजन करते हैं, और कॉम्पेरेटिव एनालिसिस में हम इंडस्ट्री से कंपैरिजन करते हैं या अदर फर्म से कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए कि हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 है, कहने का मतलब जितनी हम इक्विटी कम में ले रहे हैं
उससे डबल हम डेप्ट काम में ले रहे हैं। यदि इक्विटी हम 5 लाख रुपए की काम में लेते हैं तो डेप्ट हम 10 लाख रुपए का काम में लेते हैं। ये है हमारी फर्म का डेप्ट इक्विटी रेशियो। इसको हम कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री का है 1:1, मतलब इंडस्ट्री वाले डेप्ट कम काम में ले रहे हैं और हम डेप्ट ज़्यादा काम में ले रहे हैं। तो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? ज़्यादा संभावना यही है कि हम गलत कर रहे हैं, हमारे साथ हम ज़्यादा रिस्क लेकर चल रहे हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए कॉम्पेरेटिव एनालिसिस काम में आ सकता है, बाकी तो इसमें से कुछ भी काम में नहीं आ सकता। ये जो मैंने बताया कि हमारा 2:1 है और इंडस्ट्री का 1:1 है, तो हम गलत कर रहे हैं, ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, हो सकता है हमारी फर्म के हिसाब से 2:1 करेक्ट हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमको इनको मैच करना है। एबीसी एनालिसिस, वोल्टर मॉडल, कैपिटल रेशनिंग, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, डिविडेंड डिसीजन। तो देखो डिविडेंड डिसीजन के अंदर वोल्टर मॉडल आएगा तो 1 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर केवल कैपिटल रेशनिंग ही आ सकता है, 2 आ जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डी आएगा, तो कहने का मतलब इसके अंदर हमारा 3 आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन, इसके अंदर हमारा ए आएगा, ए के अंदर हमारा 4 आ जाएगा। एबीसी एनालिसिस का अलग से शॉर्ट वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है। डिविडेंड को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल रेशनिंग को भी हमने कैपिटल बस्टिंग में डिसीजन में काम में लिया था। कैपिटल रेशनिंग का मतलब है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, और नेट ऑपरेटिंग इनकम तो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। 4, 1, 2, 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेट इनकम अप्रोच, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, कंसंट्रेशन बैंकिंग, लोअर रेट ऑफ रिटर्न। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हमारा कंसंट्रेशन बैंकिंग आएगा तो 1 आ जाएगा। ओवर कैपिटलाइजेशन के अंदर लोअर रेट ऑफ रिटर्न आएगा तो इसके अंदर हमारा 2 आ जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग के अंदर नेट इनकम अप्रोच, तो इसके अंदर हमारा 3 आ जाएगा। और कैपिटल बस्टिंग के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, मतलब इसके अंदर हमारा 4 आ जाएगा। नेट इनकम अप्रोच हमने पढ़ाई है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैपिटल बस्टिंग में पढ़ा है। लोअर रेट ऑफ रिटर्न आप समझ ही चुके हो। यदि ज़रूरत हमें बिज़नेस में 50,000 रुपये लगाने की है और 10,000 रुपये का प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, अब बिज़नेस में यदि आप 5 लाख रुपए भी लगा दोगे तो भी आप 10,000 ही कमाओगे, क्योंकि ज़रूरत ही 5 लाख की थी, 50,000 की थी। तो जब आपने 50,000 लगा रखे थे तब आप 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 आप 20% कमा रहे थे। लेकिन जब आपने 5 लाख लगा दिए तो आप बहुत ज़्यादा कम पैसा आप कमा पा रहे हो। कंसंट्रेशन बैंकिंग का मीनिंग मैंने आपको कैपिटल बस्टिंग में बताया था, और ज़्यादा डिटेल में हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। 3, 4, 1, 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू द कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसे आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर की इनमें से कौन सी अप्रोच नहीं होती। ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच, एनओआई, एनआई, मोदी गिलानी मिलर, तो 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी कोई भी अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर की नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा है नेट इनकम अप्रोच, गॉर्डन मॉडल, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रीऑर्डर लेवल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर रीऑर्डर लेवल आएगा तो 1 आ जाएगा। कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग के अंदर हमारा आएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसके अंदर 2 आ जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ए आएगा तो इसके अंदर 3 आ जाएगा। और गॉर्डन मॉडल में डिविडेंड थ्योरी 4 आ जाएगा। 3, 4, 2, 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज अज्यूम टू इंक्रीज। ये बोल रहे हैं केई है वो हमारी इंक्रीज होती है लिनरली विद लिवरेज। जैसे जैसे डेप्ट बढ़ेगा केई हमारी इंक्रीज होती जाएगी। दैट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम। कहने का मतलब केओ हमारा कांस्टेंट रहता है। केओ का कांस्टेंट रहने का मतलब इररिलेवेंस अप्रोच, और इररिलेवेंट अप्रोच हमारी या तो नेट ऑपरेटिंग इनकम होती है या मोदी गिलानी मिलर वाली फेज 1 होती है। ये बोल रहे हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम ट्रेडिशनल, वोल्टर वाली तो होती नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो एनओआई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, हैरी मार्कोविट्ज, डेविड ड्यूरेंट, डो, एमजे गॉर्डन। तो देखो डिविडेंड थ्योरी के अंदर एमजे गॉर्डन आ जाएगा, डी के अंदर हमारा 1 आ जाएगा। सीएपीएम के अंदर ए आ जाएगा तो इसके अंदर 2 आ जाएगा। मैंने आपको वहाँ पर बताया था सीएपीएम पर शुरुआती वर्क
हैरी मार्कोविट्ज ने ही किया था। डेविड ड्यूरेंट के अंदर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाएगा और डो के अंदर टेक्निकल एनालिसिस आ जाएगा। 2, 3, 4, 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है नेट इनकम अप्रोच फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल अप्रोच, इररिलेवेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म और FRICT। FRICT को हमने शुरू में डिस्कस किया था, फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्क, इनकम, कॉस्ट और टाइमिंग। तो ये बोल रहा है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। तो देखो मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच में क्या आ सकता है, इसके अंदर केवल C ही आएगा और तो कुछ आ ही नहीं सकता। रॉबर्ट ब्रूनर के अंदर FRICT आ जाएगा, तो इसके अंदर हमारा 2 आ जाएगा। इजरा सोलोमन के अंदर हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच आ जाएगा और डेविड ड्यूरेंट के अंदर हमारा ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर 4, 2। फिर से देखते हैं, ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है। मोदी गिलानी मिलर के अंदर हमारा आएगा C, तो C के अंदर हमारा 1 हो गया। रॉबर्ट ब्रूनर के अंदर हम FRICT करेंगे, 2 आ जाएगा। इजरा सोलोमन ने ट्रेडिशनल अप्रोच दी थी, तो यहाँ पर हमारा 3 आएगा। 4, 3, 1, 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट एक बात और बता देता हूँ, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच की जगह नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच लिखा हुआ था और सॉल्यूशन में यही दिया हुआ था 4, 3, 1, 2। कहने का मतलब वो नेट ऑपरेटिंग इनकम में इजरा सोलोमन मानकर चल रहे थे। स्पष्ट है कि वहाँ पर क्वेश्चन गलत आया था। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको चैप्टर बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। यदि आपके कुछ भी क्रिटिसिज्म में कुछ भी आपको कमी लगती है तो मुझे ज़रूर बताइए, जिससे मैं आगे अपनी क्लासेज को और ज़्यादा बेहतर बना पाऊँ। तो अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारे मैटर को। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। सबसे पहले मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मीनिंग। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब होता है बैलेंस शीट की पूरी लाइबिलिटी साइड आ जाती है। बैलेंस शीट की पूरी लाइबिलिटी साइड आने का मतलब है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डेब्ट, अदर लॉन्ग टर्म फंड एंड करंट लाइबिलिटी सभी को ले रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो इसमें हम करंट लाइबिलिटी नहीं लेते हैं। कहने का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, अदर लॉन्ग टर्म फंड्स को हम लेते हैं। यदि हम बात करें असेट स्ट्रक्चर की तो इसके अंदर भी हम यही चीज़ें लेते हैं, लेकिन ये एक तरीके से यूटिलाइजेशन बताता है कि पैसे को कहाँ पर लगाना चाहिए। और एक हमने कैपिटलाइजेशन पढ़ा था, उसके अंदर हम रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेते हैं, वो क्वांटिटिव एस्पेक्ट है, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर क्वालिटिव एस्पेक्ट है। कैपिटलाइजेशन तो बस ये बताता है पैसा कहाँ से कलेक्ट करना है, रिजर्व एंड सरप्लस हम कहीं से कलेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो इसके अंदर नहीं आता है। फिर हमने अप्रोचेज पढ़ी थी, ये जो आपके सामने नज़र आ रही है ये सभी अप्रोचेज हमने पढ़ी थी। तो डेविड ड्यूरेंट की हमने नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम, इजरा सोलोमन की ट्रेडिशनल अप्रोच, MM मॉडल के अंदर हमने विदाउट टैक्स यानी इररिलेवेंट अप्रोच और विद टैक्स वाली रेलेवेंसी अप्रोच हमने पढ़ी। ट्रेड ऑफ थ्योरी हमने पढ़ी, पैकिंग ऑर्डर पढ़ी। पैकिंग ऑर्डर के अंदर कुछ भी नहीं था, सबसे पहले आप रिजर्व एंड सरप्लस काम में लो, वो नहीं है तो डेब्ट काम में लो, वो भी ख़त्म हो चुके हैं, तो आप इक्विटी की तरफ जाओ। ट्रेड ऑफ थ्योरी में भी कुछ भी नहीं, यदि आप डेब्ट काम में लेते हो तो दो चीज़ें आपके साथ होगी, बैंकरप्सी कॉस्ट आएगी मतलब रिस्क, और आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, दोनों में आपको बैलेंस निकालना होता है। जो MM मॉडल है वो आर्बिट्रेज पर बेस्ड होता है। यदि रिलेवेंसी की बात करें तो इन्होंने माना परफेक्ट कैपिटल मार्केट होता है, जो कंपनीज होती है वो सिमिलर रिस्क क्लास की होती है, ये सब इन्होंने माना था। जो इजरा सोलोमन की ट्रेडिशनल अप्रोच है उसी को हम इंटरमीडिएट अप्रोच भी कहते हैं। इन्होंने बताया डेब्ट को किस तरीके से जुडिशियसली काम में लिया जाए, मतलब रीजनेबल तरीके से काम में लेना चाहिए। शुरुआत में आप डेब्ट काम में लोगे तो KO कम होगी, वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन एक लेवल के बाद में डेब्ट ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपकी KO भी बढ़ेगी और वैल्यू कम हो जाएगी।
नेट इनकम अप्रोच बिल्कुल आसान थी। जितना ज़्यादा डेप्ट कम में लोगे, केओ उतनी कम आएगी, वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी, तो जमकर डेप्ट कम में लो। नेट ऑपरेटिंग इनकम ये कहती है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता डेप्ट कितना कम में लेते हो, कितना कम में नहीं लेते हो। एक मैंने आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बताया, इसका मतलब डेप्ट को कम में लेना, और एक मैंने आपको पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बताया। हम एक ऐसी BIT निकालते हैं जिसमें हम नए फंड्स के रूप में चाहे डेप्ट कम मिले चाहे इक्विटी, EPS हमारी इक्वल आती है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लिवरेज डिस्कस करेंगे। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।